तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आज हम डिराइव करने जा रहे हैं, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला में हमारे पास सपोज कीजिए दो कर्व सरफेसेस हैं इस तरह से, और रेस्पेक्टिव इनकी रेडियाई है R1 एंड R2, एंड हैविंग बोथ साइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 एंड μ1, एंड मीडियम का जो ग्लास का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण हमारा, है ना, इस लेंस को, इस लेंस, ये लेंस क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा। तो ये इमेज एक्चुअली फॉर्म कैसे करता है, तो देखो जैसे हमने कर्व सरफेस का लास्ट क्लास में थ्योरीज देखा था, सबसे पहले जो लाइट रेज यहाँ से निकलेगा, है ना, वो क्या करेगा तुम्हारा, है ना, इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा। पहला सरफेस है ना जिसका रेडियस R1 है, इससे रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट अगर होता है तो उसका कहीं पे एक इमेज बनेगा, है ना। तो लेट से उसका इमेज कहीं पे यहाँ पे बन रहा था, सपोज उसका इमेज ऐसे कहीं पे बन रहा था। वही नॉर्मल वाला सिचुएशन एनालाइज करके, है ना, कि अगर मान लो ये एक इमेजिनरी नॉर्मल हमने एज्यूम कर लिया, ये अगर एक नॉर्मल है हमारा, है ना, तो इसका क्या होगा, बेंडिंग होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होकर के ये ऐसे कहीं चला गया, है ना, ऐसे कहीं पे ये उसका अपना इमेज बना रहा है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये इमेज बना रहा है, सपोज के लिए ये जो इमेज होगा, है ना, जो हम लोगों ने स्टडी किया था पहले भी, ये जो इमेज होगा, इस इमेज को ये क्या, दूसरा वाला जो कर्व सरफेस है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह से लेगा। अब ये जो इमेज है अगर उसको ये दूसरा वाला कर्व सरफेस ऑब्जेक्ट की तरह से लेगा, तो फिर से क्या होगा, दोबारा फिर से वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमको फिर से मिलेगा, और वो हमको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि एक्चुअली रिफ्रैक्शन के आइडिया में हम देखेंगे तो इस तरह से, है ना, लाइट रेस यहाँ से जा करके इस सरफेस से अगर यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो दोनों का मिला करके एक्चुअली ऐसा होकर के कुछ यहाँ पर कहीं पे इसका फाइनल इमेज मिलेगा, है ना। फाइनल इमेज आई, ये आईडेस उसका, है ना, एक वर्चुअल इमेज, या फिर ये बोल दो तुम्हारा फर्स्ट सरफेस के कारण जहाँ इमेज फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर ये ऐसे किसी पोजीशन पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है वो डिस्टेंसेस हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा वी, है ना। और ये जो आइडेस है ना, जहाँ पे ये हमारा फर्स्ट इमेज बना था बिकॉज ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस, वो भी एक इमेज डिस्टेंस ही है, तो उसको चलो वी डैश कंसीडर करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस को हम लोग वी डैश, है ना। अब देखो इतना चीजें आप मिरर के केस में पहले भी देख चुके हो कॉम्बिनेशन वगैरह में, जो मैंने समझाया था कि अगर ये पहला सरफेस अगर एक इमेज बना रहा है आइडेस, है ना, तो सेकंड सरफेस उसको क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह से कंसीडर करेगा, भले ही वो ऑब्जेक्ट वर्चुअली क्यों ना हो, है ना। तो इस आइडेस को अगर देखोगे तो ये आइडेस क्या है, एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ये जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से वो बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो है, ये जो ऑब्जेक्ट आइडेस है ना, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो आइडेस है, उसका फिर से रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, इस सरफेस से सेकंड सरफेस के बाद रिफ्रैक्शन जब होगा, तो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर के फाइनली सपोज करो इमेज यहाँ बना रहा है ना। अब यहाँ पर एनालाइज करने के लिए हमको ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधे जो अपने कर्व सरफेसेस के जो रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है उसी को हम यूज कर सकते हैं। इस चलो फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए, है ना, तो फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए हमारा जो रिलेशन था वो क्या रहेगा, तो देखो वो था म्यू टू बाई वी, है ना, माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, है ना, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब इसमें रेस्पेक्टिव वैल्यू डालो, ये फॉर्मूला तो आप फेमिलियर हो, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, और इसमें आप रेस्पेक्टिव वैल्यू डालोगे तो ये अंदर वाला मीडियम जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था बिकॉज ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस के कारण, बिकॉज ऑफ फर्स्ट कर्व सरफेस का जो रिफ्रैक्शन था उसके कारण जहाँ इमेज फॉर्म हो रहा था वो म्यू2 मीडियम था। तो म्यू2 मीडियम में, है ना, म्यू2 बाई वी, बट वी यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि उस मीडियम के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कहाँ पर हो रहा है, वो आइडेस पे हो रहा है। भले ये फिगर में दिख रहा है कि अभी मीडियम से बाहर निकल गया, बट दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब ये दिस इज एन इमेज, है ना, फॉर दिस कर्व सरफेस, तो मीडियम के अंदर ही कंसिडर हम ऐसा करेंगे, तो इसलिए हम इसको जो है वी डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो म्यू2 बाई वी डैश ये हो गया, माइनस म्यू1 बाई यू, है ना, ये तो सही है, यहाँ पर ये फर्स्ट कर्व सरफेस से ये जो डिस्टेंस था वो यू था हमारा, तो म्यू1 बाई यू, और बाकी फिर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, है ना, तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, बट पहला रेडियस जो है वो क्या था, R1, है ना, तो R1, ठीक। अच्छा, उसी तरह से अब जो सेकंड कर्व सरफेस है दूसरा वाला, है ना, वो भी क्या करेगा, वो भी इमेज बनाएगा, वो किसको ऑब्जेक्ट की तरह से लेगा, आइडियस को ऑब्जेक्ट की तरह से लेगा। तो आइडियस को अगर ऑब्जेक्ट की तरह से लेगा, है ना, उसके लिए जो ये वीडियस डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और फाइनली उसने इमेज कहाँ बनाया, आई पे बनाया, यानी कि उसके लिए वी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। लेकिन कौन से मीडियम में बन रहा है, म्यू1 मीडियम में बन रहा है, तो इसलिए देखो फिर से फॉर्मूला अगर लिखोगे म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू, है ना, उसमें तुम बताओ अब की बार म्यू2 की जगह पे क्या होना चाहिए, म्यू1, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, मीडियम, ये सेकंड इंटरफेस से हमारा रिफ्लेक्ट होने के बाद म्यू1 मीडियम में फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिलेशन म्यू1 बाई, है ना, वी, है ना, ये समझ में आ गया कैसे आया ये टर्म, है ना, म्यू1 बाई वी होना चाहिए था यहाँ पर
मतलब फॉर्मूला याद कर लो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, है ना, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये रिलेशन होता था। और उसमें म्यू टू होता था तुम्हारा सेकंड मीडियम जहां पर इमेज बनता था, है ना। तो ये म्यू वन वाला यहाँ पर हमारा सेकंड मीडियम है जहाँ पे इमेज बन रहा था, और वी जो है इमेज डिस्टेंस था, है ना, ये भी इमेज डिस्टेंस था। सो म्यू टू बाई वी माइनस, है ना, और यहाँ पर फिर इधर वाला मीडियम कितना, म्यू टू है, तो म्यू टू डिवाइडेड बाई, है ना, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, वी डैश, है ना। सो वी डैश ये हो गया हमारा, एक्चुअली ये वी डैश यहाँ पर जो है, ये अभी हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले कहा था, सेकंड कर्व सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, तो इसलिए ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जा रहा है उसके लिए। म्यू टू बाई वी डैश इक्वल टू, है ना, फिर म्यू वन माइनस म्यू टू, सो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, है ना। देखो अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन वगैरह हम अभी नहीं ले रहे। साइन कन्वेंशन एकदम फाइनली, है ना, क्योंकि ये जब तुम्हारा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त किया जाता है तब लिया जाएगा, क्योंकि एक बार हम इस रिलेशन में साइन कन्वेंशन ऑलरेडी ले चुके हैं। ये जो बेसिक फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, है ना, इस फॉर्मूला में पहले एक बार साइन कन्वेंशन ले चुके हैं, तो अब लेने की जरूरत नहीं है। अब दो दो बार लोगे तो फिर कैलकुलेशन जब वाला मतलब कैलकुलेशन का टाइम आएगा तो वहां पे फिर उलट जाएगा चीजें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार साइन कन्वेंशन ले चुके रहते हैं, तो सेकंड टाइम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा दो कर्व सरफेसेस के लिए रिलेशन, फर्स्ट एंड सेकंड कर्व सरफेस। अब देख लो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको ये वेडेज से कोई मतलब नहीं है कि भाई फर्स्ट सरफेस के करंट इमेज कहाँ फॉर्म है, मुझे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, है ना, तो वी जहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा, यू क्या है जहाँ पे इनिशियली ऑब्जेक्ट रखा गया था, है ना, और बाकी रिलेशन इन टर्म्स ऑफ आर वन एंड आर टू वो हमको पता है। तो हम इसको सिंपली अगर दोनों इक्वेशन को अगर एड अप कर दे, तो देखो ये म्यू टू बाई वी डैश और ये म्यू टू बाई वी डैश वाला टर्म कट जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये जो वी डैश है तुम्हारा फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए और सेकंड कर्व सरफेस के लिए मैंने सेम ले रखा है। हालांकि अगर ध्यान से अगर देखोगे फिगर में, फर्स्ट कर्व सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस वी डैश है, लेकिन सेकंड कर्व सरफेस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो वी डैश है थोड़ा कम होगा, अगर इस लेंस का अपना एक थिकनेस होता है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना हम जनरल तरीके से ही करेंगे, है ना, वही मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिखाऊंगा, जो मैंने कहा था वो प्रॉब्लम का पार्ट है। यहाँ पर हम एक्चुअली क्या कंसीडर कर रहे हैं, भले इसका मैंने कर्वेचर थोड़ा ज्यादा दिखाया फिगर को समझाने के लिए, बट दिस इज कंसिडर्ड एज ए थिन लेंस, है ना, इज कंसिडर्ड एज ए थिन लेंस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली वो थिन लेंस के लिए ही बनाया जाता है, तो यहीं पे लिख देता हूँ थिन, भले दो साइड का कर्वेचर अलग अलग हो, है ना, बट इट इज कंसिडर्ड फॉर थिन लेंस। तो अगर ये थिन लेंस के लिए कंसिडर करते हैं हम लोग, तो थिन लेंस के लिए तुम्हारा ये जो थिकनेस ऑफ द लेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। और जैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हुए आए पहले से लेंसेज के केस, मिरर के केस में, वैसे यहाँ भी बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन इस टॉपिक में भी रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये थिकनेस को नेग्लेक्ट करते हैं, और नेग्लेक्ट करते हैं इसीलिए क्योंकि हम थिन लेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट कर्व सरफेस से लेकर के आईडेस तक का जो डिस्टेंस जिसको हमने वीडेस कहा है ना, तो सेकंड कर्व सरफेस से लेकर के आईडेस तक का जो डिस्टेंस है उसको भी स्टिल वीडेस ही लेते हैं। नहीं तो अगर ज्यादा मोटा लेंस अगर कंसीडर करेंगे तो ये जो थिकनेस है उसका वो गिवन दिया रहता है, तो हम उसको जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। और वो कैसे करते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम में देखेंगे। देखो तो ये जो रिलेशन है ना, इन रिलेशन में हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया सेकंड केस के लिए, और ये इमेज डिस्टेंस था फर्स्ट केस के लिए, है ना, फर्स्ट सरफेस के लिए। तो इन दोनों को हमने इक्वल ले रखा है। अब इसको अगर तुम सिंपली अगर सॉल्व करो, है ना, एडिंग वन एंड टू, देखो तो ऐड अगर करोगे तो दिस टर्म और दिस टर्म तो कट जाएगा तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम सॉल्व इसको कर रहे हैं मैथमेटिकली, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब ऐड कर दो सीधा, है ना, और ऐड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, म्यू टू बाई वी डेस, म्यू टू बाई वी डेस जो है कट जाएगा, क्या रहेगा, म्यू वन बाई वी, है ना, माइनस म्यू वन बाई यू, है ना। तो म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, इसको भी रीअरेंज करके हम एक साथ कॉमन ले सकते हैं। देखो ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लोगे तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ भी आ जाएगा, है ना। तो रिलेशन आ जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ गया वन बाय आर वन ऊपर, है ना, और इसका म्यू टू माइनस म्यू वन अगर करोगे माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस आर टू के साथ रिलेट कर लो, माइनस वन अपॉन आर टू, ये रिलेशन हमको मिल गया, है ना। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिर ये म्यू वन और यहाँ भी म्यू वन है तुम्हारा, है ना। तो म्यू वन कॉमन लेकर के उसको आप कहाँ भेज सकते हो, राइट हैंड साइड भेज सकते हो। तो फाइनली हमारा रिलेशन यहाँ पर देख लो ये फॉर्म आ रहा है ना। तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू, है ना, म्यू वन से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, ये बोलो, या म्यू वन कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। सो दिस विल बिकम म्यू टू बाई म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, है ना, म्यू टू बाई म्यू वन, है ना, माइनस वन, और इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, है ना।
ये रिलेशन हमको मिल रहा है ना। तो देखो ये जो रिलेशन मिला ये अभी भी कोई लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है, मतलब लेंस फॉर्मूला नहीं है, ये आपका सिर्फ रिलेशन है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ ए थिन लेंस, है ना, बिकॉज ऑफ ए थिन लेंस हैविंग डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, उसमें इमेज कहाँ फॉर्म होगा उसका रिलेशन है। तो ये रिलेशन भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प होता है। कई बार क्या है कि फोकल लेंथ का हमको जरूरत नहीं पड़ता है, हमको रेडियस के रिलेशन में चीजें दिया रहता है ना, तो रेडियस के रिलेशन में दिया रहता है, तो यहाँ से हम प्रॉब्लम्स को बना लेते हैं इस स्टेप से, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये स्टेप काम में आता है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन जो है जिसमें हमको देख लो सिर्फ रेडियाई पता रहना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहना चाहिए, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो गिवन दिया रहना चाहिए, है ना, तो वी हमारा निकल रहा है। और इसमें ये जो जनरल रिलेशन है इससे एक्चुअली वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है जैसे देख लो तो उसमें आपको ये चीजें मिल सकता है कि जैसे ये ग्लास है, ये वाटर है ना, या ये एयर है ना, या यहाँ का मीडियम अलग है ना, तो कुछ भी ये सब चीजें जनरलाइज करके हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलो आगे देखेंगे अभी। तो ये रिलेशन था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में फॉर ए थिन लेंस। अब यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे इसको आप कोरिलेट भी करना है। तो जैसे हम लोग मिरर में कोरिलेट किए थे या मिरर में चीजों को रिलेट किए थे उसी तरह का। अब देखो ये जो इमेज डिस्टेंस है ना वी है ना, इसको हम फोकस कब बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रहेगा, है ना। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इफ इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, देन हमारा जिस पोजीशन पे इमेज फॉर्म होता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना। तब हमारा फोकल लेंथ और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्रिएट होता था। तो चलो वही पॉइंट अब नेक्स्ट है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, एट इंफिनिटी यानी कि u क्या हो गया, u इंफिनिटी हो गया, है ना। फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, u इंफिनिटी हो जाएगा, और u इंफिनिटी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली v क्या हो जाएगा, तो v को हम लिखेंगे फोकल लेंथ, है ना। और यही कंसेप्ट हमारा हम मिरर से पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज जिस पोजीशन पे बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना। हमारा यहाँ पर जो रिलेशन है देखो 1/v ये क्या हो जाएगा, तो 1/v हो जाएगा 1/f, है ना। और -1/u जो था वो 1/infinity हो गया, तो 1/infinity तो भैया 0 है। और बाकी रिलेशन फिर आ गया यहाँ पर μ2/μ1 -1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2, ये रिलेशन रह गया। तो यहाँ पर इसी रिलेशन को एक्चुअली हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। इसी रिलेशन को 1/infinity 0 होने के बाद, है ना, तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, आपको रेस्पेक्टिव सरफेसेस का अगर दिया रहता है तो फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो ये रिलेशन एक्चुअली जो है ये इसी रिलेशन को हम एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेकिन अब फिर यहाँ से हम लेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला होता था उसी तरह से लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला में देखो राइट हैंड साइड अभी अभी जो आपने डिराइव किया था उसके राइट हैंड साइड में देखिए, देखिए ये रिलेशन जो अभी अभी हमने डिराइव किया था 1/v minus 1/u is equal to μ2/μ1 minus 1 in bracket 1/r1 minus 1/r2, है ना। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, उसका राइट हैंड साइड एज वेल एज हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है ना, जो फोर्थ इक्वेशन जो अभी अभी हमने डिराइव किया इसका भी राइट हैंड साइड, है ना, ये पूरा पार्ट, है ना, क्या ये सेम है। तो अगर चूंकि ये सेम है लेकिन दोनों अलग अलग सिचुएशन है, एक हमारा केस है स्पेशल केस जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, है ना, और एक जनरल केस रहता है। बट यहाँ से जैसे हम लोग देखें तो राइट हैंड साइड दोनों टर्म का चूंकि सेम है ना, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ या कंपेयर करेंगे, है ना, तो हम बोल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये राइट हैंड साइड की जगह पे अगर जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट जैसे 1/u वाला 1/v वाला मिला था तो दैट विल बी 1/v माइनस 1/u। और इसी को फिर फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, अपना लेंस फॉर्मूला, है ना। इसी को हम फाइनली अपना बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो देखिए इस तरह से आपका जो लेंस फॉर्मूला है ना ये डिराइव होता है। तो वन सेकेंड आपके दिमाग में ये पता रहना चाहिए कि जनरल जो रिलेशन है ना, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, बिकॉज दिस पार्ट इज रिलेटेड टू μ2/μ1, है ना, μ2/μ1 -1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2 एंड दिस पार्ट इज आल्सो रिलेटेड टू दैट टर्म
है ना। तो दैट्स वाई इसको हम इस तरह से रिलेट करके लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला दोनों जो मिरर का था और लेंस का था दिखने में सेम जैसा लगता है, लेकिन दोनों का ही बहुत डिफरेंस है। मिरर के केस में अगर आप देखोगे रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था। रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन था कि रेडियस जो था ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ था, या फोकल लेंथ जो था वो रेडियस का आधा होता था, है ना। ये चीज हमने ऑब्जर्व किया था ज्योमेट्रिकली। पर यहाँ पर इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है ना। हाँ, अगर आप ये मान लो चलो दोनों R1 एंड R2 अगर मान लो तुम्हारा जो है वो इक्वल हो जाता है, मतलब तुम्हारा सिमेट्रिक सर्फेसेस है, R1 R2 दोनों साइड अगर सेम है ना, और म्यू2 फिर भी तुम्हारा मैटर करेगा यहाँ पर, है ना। म्यू2 जो कि ग्लास का मीडियम है, लेकिन अगर लेंस बहुत ही थिन होता है, जैसे हम ये तो नॉर्मल एक थिन लेंस के लिए कंसीडर कर ही रहे हैं, तो बहुत ही अगर लेंस थिन रहता है तो वो इमेज फॉर्मेशन का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हम कंसिडर ऐसा कर सकते हैं। कैसा? जैसे हम लोग कहते थे ना कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी है तो इमेज का फॉर्म होगा फोकस में, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हमारा ये पॉइंट जो है मिरर के लिए और लेंस के लिए दोनों के लिए वैलिड है ना, कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड इमेज विल फॉर्म एट फोकस, है ना। ये पॉइंट लेंस और मिरर दोनों के लिए वैलिड है। उसी तरह से तुम्हारा जैसे ये जो पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइड का रेडियस बराबर है, दोनों सर्फेसिस का रेडियस अगर बराबर है, तो वो अप्रोक्सीमेटली वही बनता है ना, अप्रोक्सीमेटली वही बन जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा जैसे हम लोग बोलते थे कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर के बियॉन्ड रहता है, थोड़ा सा सेंटर के आगे रहता है ना, तो इमेज कहाँ बनता है? दूसरे एंड में लेंस के दूसरे एंड पे वो फिर तुम्हारा जो है फोकस और आर के बीच में बनेगा, है ना, यानी कि फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। तो ये चीजें जो हम जैसे मिरर में स्टडी करते थे ना, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो है दोनों साइड का जो रेडियस है ना, जो लेंस है उसके दोनों साइड का रेडियस अगर सेम दे रखा है, और जो लेंस कंसिडर करें वो काफी थिन है ना, उस केस में हम ये एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है ना, वो है तुम्हारा मैग्निफिकेशन का और थोड़ा सा रे ट्रेसिंग का आइडिया, है ना। तो रे ट्रेसिंग का आइडिया जो है वो एज जैसे लेंस जैसे हमने मिरर में देख रखा था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है तुम्हारा, है ना। उसमें कोई मतलब तुम्हारा वो नहीं रहता है तुम्हारा, जैसे अब इंटरफेस दोनों का आइडिया को कंसिडर ना करके हम सीधा वहां पे एक सिंगल तुम्हारा मतलब ये मान सकते हैं, एक सिंगल मतलब जैसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस फिगर में अगर देखोगे, है ना, इस फिगर में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के कारण फाइनली इमेज बन गया, है ना। लेकिन ये जो डैश डैश लाइन बना है ना, इसी को फाइनली क्या मान सकते हो? अपना इंटरफेस मान सकते हो। और इसी इंटरफेस से एक्चुअली तुम्हारा जो है जो भी इमेज फॉर्मेशन वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, है ना, जो भी मेजर किया जाता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो भी मेजर करना रहता है वो यहीं से हम लोग करेंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन वाला जो पॉइंट है ना, तो देखो मैग्निफिकेशन के लिए भी हम लेंस का मैग्निफिकेशन के लिए हम सिंपल ज्योमेट्री का ही यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ा सिमेट्रिक कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन तुम्हारा जनरल भी हो जाता है। या यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके ऊपर मैं डिपेंडेंसीज नहीं दिखा रहा हूँ। सपोज कर लो ये हमारा एक थिन लेंस था, और इस थिन लेंस के साइड यहाँ पर, है ना, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऐसा कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा गया है, और ये पॉइंट मान लो उसका फोकस है ना। और आर कहीं आगे है तुम्हारा, ठीक है। आर से अब मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफ और आर के बीच में कोई रिलेशन तो ऐसा खास है नहीं। अब देखो हमारे पास जैसे है ना, ये फोकस इधर है, तो इधर भी कोई फोकस एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा जाता है लेंस के सामने, है ना, तो एक लाइट रे उसके टिप से ऐसा निकल जाएगा, है ना, पैरेलली, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक उसके फोकस से निकल जाएगा, ऐसा फोकस से निकल गया, ठीक है, फोकस से पास कर रहा है। तो देखो जैसे हमने मिरर में स्टडी किया था उसी तरह का आइडिया, इस लेंस को क्या लगेगा, है ना, इस लेंस को ऐसा लगेगा जो ये लाइट रेस पैरेलली आ रहा है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो लेंस को लगे कि ये इन्फिनिटी से आ रहा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइट बीम तभी होते हैं, पॉसिबल होते हैं जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये लाइट रेस के लिए, है ना, ये लाइट रेस का जो मतलब लेंस को फील होगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इंफिनिटी वाला कंडीशन, तो उसको बेंड करके कहाँ भेज देगा? बेंड करके उसका इमेज कहाँ बनाएगा? तो बेंड करके उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनाएगा, है ना। तो इस लाइट रेस का मतलब जो डाइवर्जेंस है ना, वो कहाँ से होगा? फोकस के होगा, फोकस के थ्रू से हो गया। चलो उसके बाद तुम्हारा
ये जो लाइट रे जो फोकस से पास हुआ था, है ना, तो लेंस को क्या लगेगा, वो कहाँ से पास हो रहा है ना, जो मतलब वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऐसा टाइप का उसको फील होगा। तो जैसे मिरर में हमने देखा था, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता था, इंफिनिटी पे, तो यहाँ पर भी वही सेम केस है। तो लेंस को ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोकस पे है, तो उसका इमेज को वो क्या करेगा, इंफिनिटी पे बनाएगा। तो इंफिनिटी बनाने का मतलब हो गया लाइट रेस को क्या कर देगा, पैरेलल भेज देगा, है ना, इस तरह से। और फाइनली आपका इमेज यहाँ पर एक बनने लगा, है ना। सो दिस विल बी एक इन्वर्टेड इमेज आपको मिला, है ना, यहाँ पर, है ना। और ये जो इन्वर्टेड इमेज आपको मिल रहा है ना, इस इमेज का जो हाइट है ये आपको एनालाइज करना है ना। रियल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट का हाइट, और ये हो गया इमेज, और ये इमेज का जो हाइट आपको दिख रहा है। तो ये कैसे एनालाइज करते थे, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में एनालाइज किए थे तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल लेकर के, वैसे सिमिलर ट्रायंगल का कंसिडरेशन यहाँ भी किया जा सकता है। तो जैसे कोई लाइट रेस अगर यहाँ से बीचों बीच से चला गया तो अनडिवाइडेड चला जाता है, तो ऐसे करके, है ना। तो ये 3 लाइट रेस को हम कंसिडर कर रहे हैं इस तरह से। तो अब देख लो यहाँ पर, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसिडरेशन करते हैं, जैसे हम लोग मिरर में थे वैसे अगर करेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस वी, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ये हमारा इंटरफेस, लेंस का रेडियस को छोड़ दो, है ना, कर्वेचर, ये बीचों बीच जो है हम इंटरफेस मान रहे हैं। अब देख लो तुम्हारे पास जो फिगर है, इसमें नेमिंग कर दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये ए बी था, तो इसका इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश ये बना, है ना। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को सपोज ओ कह रहा हूँ, है ना। अब देख लो तुम्हारे पास जो सिमिलर ट्रायंगल में ये अगर देख लो ए ओ बी, है ना, ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश क्या सिमिलर है ना। तो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। और यहाँ पर अगर देखोगे ये ए बी जो है ना, मतलब ये रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए, है ना। सिंस यहाँ पर तुम्हारा ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश हो चुकी है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पर हम इनके हाइट और इनके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलो रिलेट करते हैं यहाँ पर। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये है। तो ये सिमिलर होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, अपना अपना यहाँ पर जो रेशियो था, कौन सा रेशियो बोलेंगे यहाँ पर, ए बी, है ना, बाई ए बी बाई बी ओ, चलो ये डिस्टेंस को ए बी, ए बी बाई बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी ओ के जगह पे ए डैश बी डैश, है ना, इस दूसरे ट्रायंगल का ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश हो, ठीक है, ये रख लो। अब नाउ मैग्निफिकेशन, जैसे हम लोग डिराइव किए थे पहले भी, तो मैग्निफिकेशन क्या होता था, मैग्निफिकेशन होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैग्निफिकेशन जो था स्मॉल एम, है ना, ये होता था आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, है ना, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये उसका रेशियो। तो हाइट ऑफ इमेज जो था वो क्या था, तो हाइट ऑफ इमेज जो है यहाँ पर अगर देखोगे, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो है हमारा ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा था ए बी, है ना। तो ये हो गया ए बी। बट अभी अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल में जो रिलेशन देखा, है ना, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह पे हम उसमें क्या लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के रिलेशन से हम उसमें लिख सकते हैं ए डेस बी डेस के जगह पे अपन लिख सकते हैं, है ना। देखो ए डेस बी डेस अपॉन ए बी ये रिलेशन है, बट यहाँ पर हमने उस तरह से नहीं लिखा है। बट आप देख सकते हो ए डेस बी डेस अपॉन ए बी करोगे, है ना, तो रिलेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो रिलेशन आ जाएगा बी डेस ओ, है ना। तो ये आ जाएगा बी डेस ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, है ना, बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, ये रिलेशन आ गया, है ना। तो ये जो बी डैश ओ है ये एक्चुअली है क्या चीज, है ना। अब यहाँ पर हम उस चीज को अगर रिलेट करें, तो बी डैश ओ जो था, है ना, बी डैश ओ जो है ना, बी डैश ओ जो है ये हो रहा है हमारा v, है ना, जो कि पॉजिटिव है, v पॉजिटिव हुआ, है ना। लेकिन हमारा बी ओ, है ना, जो बी ओ अब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो बी ओ ये क्या डिस्टेंस हो गया यू, है ना, बट यू का साइन क्या था, नेगेटिव, सो माइनस यू, है ना। और फाइनली इसी रिलेशन को हम रिलेट कर ले, तो माइनस वी बाई यू। सो मैग्निफिकेशन इसलिए लेंस के लिए जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं माइनस वी बाई यू, ये रिलेशन को हम यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन था, जैसे मिरर में हमने देखा था वी बाई यू होता है, तो यहाँ पर भी लेंस के केस में भी वो वी बाई यू होता है, बस माइनस का डिफरेंस है। अब वो माइनस जो है वो अगर देखा जाए तो वो सिर्फ ये बताता है, जैसे पहले भी हम देखे थे, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज इन्वर्टेड होगा
कि आपका इरेक्ट रहेगा, बस उसी चीज को बताता था, है ना। तो चलो आ जाओ, है ना। इतने तक हम अभी फिलहाल थ्योरीज हमने जो कंप्लीट किए। इसके आगे और 1-2 दिन तक हम थ्योरी नहीं देखने वाले। थोड़ा सा हम प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करते हैं, है ना। कर्व सरफेस को लेकर के हमको प्रॉब्लम्स और देखना है, प्लस हमारा जो है यहाँ पर लेंस और जो कर्व सरफेस के कॉम्बिनेशन को लेकर के, या मतलब जनरल आइडियाज को लेकर के, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको समझना है। तो थ्योरी आज यहाँ पर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, अब आगे प्रॉब्लम समझते हैं। अब प्रॉब्लम में हम लोग लेंस वाला, मिरर, है ना, ये सारा चीजें को कंबाइन उम्बाइन करके हम सब एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा चलो, एक और बीच का थ्योरी रह गया था मेरा, है ना, वो थ्योरी अब यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे चूंकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन का कंसिडरेशन करे थे, तो डायरेक्ट हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन का सारा चीज एक साथ कर लिया था। अपैरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट, है ना, जिसमें हम लोगों ने एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस पहले देखा, फिर कर्व सरफेस, और अभी एक तुम्हारा दो कर्व सरफेसेस के लिए साइमल्टेनियसली, है ना, जिसको हमने लेंस कह दिया, उसका इमेज फॉर्मेशन क्या होता है वो हमने देख लिया, है ना। ये तीन चीज एक साथ हमने ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना। वो एक्चुअली हमारा, अगर तुम एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वो प्लेन इंटरफेस के बाद ही दिया हुआ था, है ना। तो वो पॉइंट को मैं थोड़ा सा अलग से ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड आइडिया था, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट नहीं है ना, इसलिए इसको मैंने जो है अलग से रखा हुआ था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है, देखो, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर एक डेंसर मीडियम में है, और ये ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में था, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जब जाता था, तो लाइट हमारा नॉर्मल, है ना, से बियॉन्ड, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाता था, है ना। ये इफेक्ट हमने ऑब्जर्व किया था। तो जरा एक फिर से उस इफेक्ट को देखो, तो सपोज कर लीजिए ये आपका इंटरफेस है, ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और नीचे की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लो म्यू2 है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। अब ये हमने एक प्लेन इंटरफेस के लिए कंसीडर कर रखा है ना, बट यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट नहीं, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। देखो होता क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक मेरा सपोज कर लो यहाँ पर कोई एक सोर्स था, है ना, जैसे कोई कॉइन रखा हुआ है या कोई लाइट का बल्ब ऐसा रखा हुआ है। तो अगर मान लो, है ना, ये डेंसर मीडियम है हमारा, ऊपर रेयरर मीडियम है। तो देखो, जैसे हम जानते हैं लाइट अगर हमारा डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करता है, लाइट हमारा डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करता है, तो लाइट किस तरफ बेंड होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो ये नॉर्मल से अवे, है ना, लाइट ऐसा जा रहा था, ये इस तरह बेंड हो गया। तो देखो, ये जो लाइट का जो तुम्हारा जो रे है ना, ये रे तो मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में तो नहीं। लाइट ऐसा सीधा भी जा रहा है, वो निकल जा रहा है ना, जो हम लोग वर्टिकल ऑब्जर्वेशन के जो क्वेश्चन देखे थे। अच्छा, लाइट ऐसा कुछ एंगल पे जा रहा है, तो ये यू निकल जा रहा है, यानी कि मेरा ऑब्जर्वर अगर यहाँ रहेगा, तो उस इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड दिखेगा यहाँ पर, है ना, अपरेंट डेप्थ उसका। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइट अगर मान लो तुम्हारा, है ना, जो रे है वो ऐसे गया, इस तरह से, है ना, इस तरह से गया, है ना। तो देखो, अब फर्दर अगर वो डेविएट होता है ना, तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, उसका और बढ़ जाएगा। पर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस वक्त वो तुम्हारा पूरा सरफेस के अलोंग चला जाएगा, या ये बोलो ये जो सरफेस था, इंटरफेस था, उसी के पैरेलल चला जाएगा। और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर करेगा। देखो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर मैं इसको हल्के हल्के बढ़ाता चले जाऊं, है ना, ऐसा बोल दो, या बस रे का डायरेक्शन को चेंज कर, अलग अलग डायरेक्शन का रे को कंसिडर करो, है ना। जैसे यहाँ पर रे जो था ऐसा आया था, तो टोटली ये क्या हो गया, ये रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चला गया। और थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे तो और थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, एंगल ऑफ यहाँ इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। बट कभी ना कभी तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा, है ना, ऐसा 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, है ना। तो देखो, अगर अगर यहाँ 90 डिग्री हो गया है ना, तो उसके बाद अगर कोई लाइट रेस और ऐसा जाता है ना, इस तरह से, ये लाइट रेस ऐसा गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे, है ना, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है मोर देन, है ना, दिस एंगल, बीच वाला जो एंगल है उससे और ज्यादा बना है। तो अब ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली जो लाइट रेस है वो फर्दर आपका जो है
म्यू1 मीडियम में तो जा ही नहीं सकता, रेयर मीडियम में तो जा ही नहीं सकता, ऑब्वियस है ना। या फिर ये सरफेस को ग्रेज भी करके नहीं जा सकता है, तो होता है क्या, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे, है ना। और पूरा पूरा तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये है ना। तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, देखो ये तो नॉर्मल इंसिडेंट एंगल हो गया, है ना। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल, इसको थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल जिस वक्त आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, या सरफेस के पैरेलल हो जाता है, इंटरफेस के पैरेलल। और उसके बाद ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दिस एंगल इज आई, है ना। अगेन या कोई दूसरा जनरल एंगल मान लो, इसको थीटा बोल देते हैं। तो अगर ये थीटा हो गया तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तब उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉलो करता है ना। और यही इफेक्ट एक्चुअली है ना, हम कई जगहों पे देखते हैं, है ना। हम कई जगहों पे इसको यूटिलाइज भी करते हैं आजकल टेक्निकली, या हम इसको नेचुरली इसको देखते भी है ना। जैसे आप लोग रेनबो देखते हो, या डेजर्ट में मिराज इफेक्ट जो दिखता है, या आप अपने ये भिलाई वाला जो हाईवे है, उस हाईवे में अगर देखो गर्मी के दिनों में एकदम दूर पे देखोगे, है ना, तो दूर पे आपका जो सरफेस है वो कुछ ऐसा दिखता है कि वहाँ पे कुछ वो हिल डुल रहा है, पानी टाइप का दिखता है ना। तो इस तरह का जो इमेज जो है तुम्हारा, जो थोड़ा सा मतलब आपका हैजी टाइप का जो दिखता है, हैजी एग्जैक्टली नहीं, वो पानी की तरह से जो इफेक्ट दिखता है ना, ये सारे इफेक्ट वो मिराज इफेक्ट ही एक्चुअली, है ना। तो मिराज इफेक्ट ये सब हो गया। या आजकल आप लोग देख लो घर में सजाने वाले जो कुछ फूलों की गुलदस्ते टाइप का कुछ बना के देते हैं, जिसमें नीचे लाइट रहता है और लाइट में बहुत अच्छे से निकल के आता है ना। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, है ना। उन सारे ये सारे जो आइडियाज मतलब जितने भी हैं आपके, मिराज फॉर्मेशन से बोल दो, या रेनबो फॉर्मेशन में बोल दो, या फिर आपका ये ऑप्टिकल फाइबर में बोल दो, है ना। और अभी आप लोगों सुनने में भी आ रहा है आप लोगों को कि जो है रिलायंस का जो जियो है, वो घर घर में आपका जो है वो आपका हाई इंटरनेट स्पीड लगा के दे रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो अपना क्या दे रहा है, ऑप्टिकल फाइबर दे रहा है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर जो है और कुछ नहीं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उस इफेक्ट पे काम करता है। तो देखो यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मेन पॉइंट क्या था हमारा, जो हमको समझना था कि एक पर्टिकुलर एंगल, है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो जब तुम्हारा थीटा सी के बराबर हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारा लाइट जो है सरफेस के ग्रेज करते हुए चला जाएगा। मतलब वो, और एक तरह से देखा जाए तो वो रेयरर मीडियम वो निकल ही नहीं रहा है, सरफेस को ग्रेज करते हुए चला गया। एंड अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, है ना, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैंने थीटा बोल दिया, एंड थीटा इज मोर देन थीटा सी, है ना, क्रिटिकल एंगल। तो ऐसे केस में फिर हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल होगा, है ना, कि एंगल थीटा अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलेंगे उसको, है ना। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन वाला है, तो देखो ऐसे केस में तुम्हारा जो एनर्जी था, अब अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो जितना एनर्जी तुम्हारा इस एंगल पे जा रहा था वो पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो इसी तरह से एक्चुअली तुम्हारा जो डाटास वगैरह है ना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको भेजना है लाइट के उसमें, डिजिटल डाटा हमको भेजना रहता है, तो हम ऑप्टिकल फाइबर में उसको भेजते हैं, और वो तुम्हारा जो है आज के डेट में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिकल फाइबर, उसी को हम कहते हैं। जिसमें एक्चुअली ये जो मीडियम है अंदर का, है ना, जहाँ पे तुम्हारा जिस मीडियम से डाटा ट्रांसफर करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और उसके चारों तरफ एक कोटिंग लगा दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, काफी लो होता है। इससे क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो क्रिटिकल एंगल है, वो कम एंगल, मतलब वो छोटा एंगल निकल आता है। मतलब जैसे यहाँ पे तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो ज्यादा है। अब देख लो ये क्रिटिकल एंगल किन चीजों पे डिपेंड करता है, चलो उसको स्टडी करते हैं। तो देखो अगेन स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, है ना। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर हम साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर करते हैं, तो साइन ऑफ आई, है ना, अपॉन साइन ऑफ आर, आपको याद होगा अब यहाँ पे क्या लिखना है ना। तो देखो साइन ऑफ आई, आई यहाँ पे क्या है हमारा, क्रिटिकल एंगल थीटा सी, है ना। पर साइन ऑफ आर, है ना, आर क्या है हमारा, तो ये आर था हमारा 90 डिग्री में, लिख दिया फट से। तो साइन ऑफ आर जो है यहाँ पर उस कंडीशन के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं जिस वक्त हमारा हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री। तो देखो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, है ना, तो फॉर्मूला क्या आएगा, है ना, यहाँ म्यू टू है, यहाँ म्यू वन है। तो याद करो, है ना, थीटा सी नीचे है, तो थीटा सी साइन ऑफ थीटा सी इंटू म्यू टू, है ना, म्यू टू यहाँ रहेगा, है ना। सो म्यू टू इंटू साइन ऑफ थीटा सी, और यहाँ पे म्यू वन है, तो म्यू वन इंटू 90 डिग्री, तो मतलब म्यू वन इंटू साइन 90, है ना, ये जो राइट समझा था रिलेट करने के लिए। तो साइन ऑफ थीटा सी इंटू म्यू टू एंड साइन ऑफ 90 इंटू म्यू वन, है ना, ये रिलेशन।
एंड हेंस तुम्हारा sin थीटा c अपॉन sin ऑफ 90 इज इक्वल टू μ1/μ2, ये रेशियो जो आपको मिल रहा था। तो यहाँ से आप चीज बताओ sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू 1 है ना, एंड μ1/μ2 में हमारा ये μ1 इज लेस एंड μ2 इज ग्रेटर, तो ये कुछ एक रेशियो हमको मिल जाएगा तुम्हारा, है ना, डेसिमल नोटेशन में कुछ में। तो अब देख लो अगर म्यू1 और म्यू2 का जो वैल्यू है ना, सपोज कर लो ये रेशियो ऐसा कुछ आया जिसके कारण मान लो तुम्हारा, है ना, ये थीटा सी जो है अगर वो 60 डिग्री होता है ना, यानी कि 60 डिग्री एंगल पे जो तुम्हारा लाइट टकराएगा, है ना, वो सरफेस को ग्रेस करते हुए चले जाएगा, और उसके आगे और एंगल अगर बढ़ाओगे 60 के आगे, मतलब तुम्हारा एंगल अगर 61 62 डिग्री होता है तभी वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यानी कि अगर कोई लाइट से अगर 30 डिग्री एंगल पे चला गया तो वो तो निकल जाएगा दूसरे मीडियम में, मतलब उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर म्यू1 और म्यू2 का रेशियो कुछ ऐसा है, सपोज कर लो दिस इज हाफ, है ना, अगर ये हाफ हो जाता है तो साइन 90 टू 1, तो साइन थीटा सी में थीटा सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री जो कि एक छोटा एंगल है, 30 डिग्री एंगल पे, जैसे ये वाला केस या ये वाला केस देख लो, पहले केस अप्रोच 30 डिग्री जैसा है, तो 30 डिग्री एंगल होते ही तुम्हारा लाइट जो है अगर तुम्हारा इस तरह से अगर तुम्हारा सरफेस को ग्रेस करते हुए चला जाएगा, तो इफ 30 से थोड़ा भी अगर बढ़ेगा, है ना, तो लाइट क्या होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, तो अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि अब अगर 30 डिग्री से लेस अगर बोलोगे, है ना, तो जैसे मान लो 20 डिग्री 25 डिग्री, तो वो सारे निकल सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा जो सोर्स है वो कुछ ऐसे पोजीशन पे रखा जाता है ना, तो एंगल जो है मोस्टली क्या 30 डिग्री से ज्यादा ही आएगा, तो मेजोरिटी ऑफ एनर्जी जो है वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ तुम्हारा जो है ए वेरी नैरो अमाउंट ऑफ एनर्जी विल मूव आउट ऑफ द, है ना, या मूव आउट टू द अदर मीडियम। तो ये रिलेशन एक्चुअली हम यूज करते हैं किसके लिए, है ना, क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कि क्रिटिकल एंगल कितना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन 90 इज 1, है ना, तो हेंस क्रिटिकल एंगल थीटा सी विल बी साइन इनवर्स ऑफ म्यू1 अपॉन म्यू2, है ना, और म्यू1 हमेशा लेस ही होना चाहिए और म्यू2 हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जितने भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, मैं चलो अब इसमें जो थ्योरीज है ना, उन थ्योरीज को समझते हैं। देखो रेनबो फॉर्मेशन के लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस अंडरस्टैंडिंग है ना। फिर हमारा जो मिराज फॉर्मेशन है वो भी अंडरस्टैंडिंग है। तो चलो देखते हैं मॉड्यूल में, है ना, मॉड्यूल में ये चीज होना है, किस पेज में था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देख लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन हाँ, जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ना, तो कभी कभार कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ये जो तुम्हारा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो आइडिया है, इसको ध्यान पे रखना पड़ता है कि कहीं लाइट रे जो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है ना, ग्लास स्लैब से पास पास कर रहा है या किसी और मीडियम से पास कर रहा है ना, तो उस वक्त हमको ये चीजें ध्यान में रखना रहता है। अगर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्स हो जाता है तो रिफ्लेक्शन के सवाल ही नहीं आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में आपको जैसे ये समझा देता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा था। जैसे अभी हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला जो डिराइव किया था, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोगों ने जो डिराइव किया था, सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जा रहा है ना, तो उसका इमेज कहाँ पे बना, फाइनली आई पे बना, है ना, लेकिन किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है तुम लोगों ने देखा, है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना हो करके ऐसे हाइट पे रहता, ऊपर रहता है ऐसे कोई पोजीशन पे, तो फिर से उसका इमेज यहाँ पर ऐसा मतलब लाइट से कोई ऐसा अंदर आता, और यहाँ से अंदर आके थोड़ा, क्योंकि वो तो कर्व सरफेस के कारण तुम्हारा थोड़ा बेंड तो होगा ही नॉर्मल के अलावा, तो कुछ इधर अंदर की तरफ ऐसा आता है ना। और अगर ऐसा आ गया और मान लो सेकंड सरफेस पे अगर मान लो तुम्हारा जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा हो जा रहा है ना, क्रिटिकल एंगल हर सरफेस का अपना रहेगा यहाँ पर, है ना, भले ही ये तुम्हारा कर्व सरफेस है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक कर्व सरफेस का किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आप एक फ्लैट जैसा इमेजिन कर ही सकते हो, तो वहां पर अगर वो क्रिटिकल एंगल से, है ना, ज्यादा बढ़ गया, है ना, तो लाइट जो है दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वो इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और जिस जगह पे ऑब्जेक्ट था, मतलब जिस मीडियम पे ऑब्जेक्ट था उसी की तरफ फिर उसका इमेज भी बनता है ना। ये इस टाइप की चीजें सिचुएशन भी हो सकता है। तो ये इसी के लिए हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अच्छे प्रॉब्लम में इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और उसको देखने का एक ही तरीका होता है कि लेंस अगर आपको मोटा दिया गया, ठीक लेंस दिया गया है ना, तो चलो वो एनालाइज अभी हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। लेंस मोटा दिया रहता है तभी हम वो चीज को देखते हैं, क्योंकि अगर थिन लेंस दिया रहता है तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। थिक लेंस के लिए ही ये चीज ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो हमारे पास ये जो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन है, ये मॉड्यूल में
ऑप्टिक्स वाला मॉड्यूल को भी एक बार है ना पूरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो, ये मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल 4 है। ये मॉड्यूल 4 सभी को मिल गया होगा आई होप। इसमें हमारा स्टार्टिंग में ये सारे चीजें हटाओ है ना, प्लेन मिरर था, फिर उसके बाद कर्व सरफेस को लेकर के था, फिर उसके बाद आगे चलो तो मिरर तो तुम लोगों ने आई होप खत्म कर ही लिया इसमें। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे। ये सब क्वेश्चन नंबर 25 26 सब एच वर्मा वाले ही थे हमारे। सेकंड, एक सेकंड। थोड़ा सा मेरा पीसी हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखो, तो ये सब तो हम लोगों ने सब देख लिया। आई होप तुम लोगों ने ऑप्टिक्स में मिरर का भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली बना लिया होगा है ना। फिर उसके बाद आता था हमारा रिफ्रैक्शन है ना। तो रिफ्रैक्शन से इस साल का हमारा सिलेबस चालू है ना, ये तो तुम लोगों को पता था इस साल। और ये सारे जो क्वेश्चंस थे है ना, ये ऑप्टिकल पाथ वगैरह ये सब है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ऑप्टिकल पाथ जो है ना, ये वेव का कंसेप्ट है एक्चुअली, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वर्ड आप लोग को क्लियर होगा है ना, जैसे हम लोग वेव में देखते थे। पाथ डिफरेंस जिसके कारण इंटरफेरेंस है ना, मैक्सिमा मिनिमा है ना, या फिर ये बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसा कि ये सब क्लियर होता था, वही पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है ना। तो ये चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको जो है आगे चल करके वेब में तो हम देखेंगे क्योंकि वेब में इसके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन सब हम लोग देख चुके हैं। ये शिफ्ट प्रोड्यूस बाय स्लैब को जो है यहाँ पे प्रूफ किया गया है ना। यहाँ पर अगर ये देखोगे नीचे है ना, यहाँ नीचे अगर देखोगे तो ये शिफ्ट जो है स्लैब से जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रूफ किया गया। ये भी अच्छी वर्मा का अगर देखोगे एक सॉल्व एग्जांपल है। इतनी चीजें हमको जरूरत नहीं थी, ये चीजें हम लोग सिंपली हम लोगों ने देखा था। देखो, यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिंपली समझाया था कि जो शिफ्ट है वो कांस्टेंट रहता है ना, और शिफ्ट की जो वैल्यू है वो जो होता था वो एस इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट वन वन माइनस वन अपॉन म्यू। ये जो चीज समझा था ये मैथमेटिकली बस प्रूफ किया गया और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपका ये अपरेंट डेप्थ, चलो ये सब तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, उसके बाद देखो ये यहाँ पर ना एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक एची वर्मा में भी सॉल्व एग्जांपल के फॉर्म में मिलता है। तो ये सेम वही क्वेश्चन का आइडिया है, तो या तो यहाँ कर लो या वहां कर लो, ठीक है। तो ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 देख लो, ग्लास स्लैब के इंट्रोडक्शन के कारण है ना, किस तरह से तुम्हारा जो है इमेज फॉर्म में चेंजेस आ रहा था, ये एक बार क्रॉस चेक कर लो। और ये क्वेश्चन आई होप जो लोग लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन समझ लिए थे, ये
तुम्हारा स्फेरिकल मिरर था और उसमें पानी डाल दिया था, और पानी डालने के कारण जिस तरह से तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ था, बस वही आइडिया यहाँ पर भी है ना, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे बस शिफ्ट का फॉर्मूला यूज किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम लोगों ने उसी वक्त शायद देख ही लिया होगा। उसके बाद ये तो वही हो गया, फिर 8वां क्वेश्चन पानी वाला, क्योंकि पानी वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअली ज्यादा डेप्थ का था, तो ये पानी वाला समझ में आ रहा है, तो फिर ये 7th वाला जो है वो तो समझ में आ ही जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद फिर तुम्हारा आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, एग्जाम्पल 10, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एच वर्मा में आप लोग को ट्राई करने के लिए कहा था, है ना। इसमें किस तरह से मैथमेटिकली रिलेशन को लिया गया है ना, ये चीज आपको समझना था। ज्योमेट्री लिया जाता है इसमें, है ना। तो ये चीज आप लोग अगर ट्राई कर चुके हो, है ना, तो अगर नहीं समझ में आया था तो ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10 है ना। फिर से एक बार बता देता हूँ, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को जनरली आजकल नहीं पूछते, क्योंकि हमारा थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो है वर्टिकल ऑब्जर्वर के लिए ही रहता है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, या अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्टैंड करने के लिए कि हाँ चलो ऐसा टाइप के भी नॉलेज हमको है, या क्या करेंगे, है ना, थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर सेंस में चीजों को एनालाइज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन वो था, और ये तो फिर वही एग्जाम्पल आ गया मछली वाला, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं तुम्हारा, ये सारे क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 14, ये सब एक बार ट्राई करके देख लेना। 13 और 14 ये सब थोड़ा मैथमेटिकल है ना। तो वही, जैसे मैंने पहले कहा था, जेई वाले इसको ट्राई करेंगे। मैथ जिनका है नीट वालों को इतना यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार का नीट का पेपर जो था फिजिक्स में, मत पूछो, तुम लोग अगर पेपर देखे हो, है ना। मैंने तो एनालाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो राय सर जो है, आप लोग को पता है, मैंने बताया था, मेरे साथ एक केमिस्ट्री के सर हैं, पर उनका ठीक ठाक मतलब जो है वो पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो उन्होंने पेपर में, है ना, डिस्कशन जो हम लोगों ने किया था उसका एनालिसिस कर दिया था कि चलो ठीक है, मैं पेपर का देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसमें एनालिसिस किया था उन्होंने। तो उसमें अगर तुम लोग को अगर यूट्यूब में वो एनालिसिस देखना है, तो मैं लिंक भेज सकता हूँ, है ना। तो लिंक भेज दूंगा मैं तुम लोग को, तुम लोग वो चीज देख सकते हो। तो उसमें सर और मैंने जो जो डिस्कशन किया था, तो वो सारा उन्होंने पेपर एनालिसिस कर दिया, केमिस्ट्री का अपना भी किया है और मेरा भी फिजिक्स का भी कर दिया। तो उसमें तुम लोग को मतलब सर ने वही बताया कि कौन कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन रहे, और तुम लोग को देख कर बड़ा मजा आएगा। क्लास 11 में वो सब क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं, है ना, उससे कई लेवल के टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका बेसिक क्वेश्चन आया है ना। जैसे तुम्हारा पेंडुलम, सॉरी, वो पुली वाला क्वेश्चन। देखो मैंने तुम लोगों को क्लास में ही, मैंने क्लास 11 में समझाया था कि पुली का सबसे बेसिक क्वेश्चन कौन सा था। पुली का सबसे बेसिक क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दो मास अटैच रहता था, एक स्मॉल एम कैपिटल एम, और जो स्प्रिंग था पुली के ऊपर से जाता था, है ना। और उसमें मैंने आप लोग को ये समझाया था कि भाई उसमें जो है एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकाला जाता है, या उसको अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें, तो जो पुली से, पुली जिस रस्सी से अटैच्ड है ना ऊपर, तो पुली वाला जो रस्सी रहता है उसमें क्या टेंशन है। देखो वो क्वेश्चन साल आ चुका है, मैं तुम लोग को पेपर मेरे को कलेक्ट होने दो अच्छे से, है ना, थोड़ा सा उसको एडिट करके मैं तुम लोग को पेपर दे दूंगा। देखो वो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैंने तुम लोग को कभी सोच बताया, मतलब बोला भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो तो सीधा सीधे सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब तुम देखते ही सीधा आंसर लगा दोगे। और उसमें भी सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका, जो टेक्निक्स वगैरह मैंने तुम लोग को दिया था कि पुली के क्वेश्चंस को कैसे टेक्निकली सॉल्व किया जाता है, उसको स्ट्रेट रस्सी को स्ट्रेट मान के किया जाता है, वो सब टेक्निक, तो वो सब तुम्हारा एक एक मिनट का, मतलब 30-30 सेकंड में तुम क्वेश्चन देखते आंसर निकाल देगा, 30-45 सेकंड्स के अंदर। तो इस तरह के थे, तो इसलिए मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इस बार देखो नीट वाले बच्चे, ठीक है, नीट वाले, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस बार जनरल कट ऑफ जो जाएगा 540 के ऊपर जाएगा नीट का, ठीक है, जनरल कट ऑफ तो 540 के ऊपर जा रहा है। और जो मतलब छत्तीसगढ़ का, और जो ये आपका है टफ क्वेश्चन ज्यादा बना करके, है ना, कोई मतलब का नहीं है। बस वो नॉलेज गेन कर सकते हैं उससे, और कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या अचीव करना है, स्पीड अचीव करना है ना। तो 2 साल 3 साल से जो, जब से नीट का पैटर्न हम लोग देख ही रहे हैं, है ना, तो वैसे ही आ रहा है, और इस साल तो वैसे ही और अच्छा होगा, है ना। कोरोना है, कोरोना के कारण तुम्हारा अभी 2020 वाला पेपर हम लोगों ने देखा, बहुत ही इजी दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली 2021 में तो सिलेबस तो रिड्यूस रहेगा ही, तुम लोग समझ सकते, मिरर आएगा नहीं, है ना, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर आएगा ही नहीं, एनसीईआरटी ने सिलेबस से हटा दिया है। मैकेनिक्स का भी तुम्हारा जो है क्लास 11 का मोशन इन 1D ये सब को हटा दिया है, तो वो सब भी मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस में इंक्लूड नहीं रहेगा, है ना। तो जो भी है आगे आगे, अभी अभी सिलेबस आने दो, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस वक्त। तो नीट वाले बच्चों को मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, है ना, जिनका बायो है, आप लोग प्लीज, है ना, सिर्फ अपने स्पीड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। एक एक क्वेश्चन कम से कम आपका फिजिक्स ही भले क्यों ना हो, 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर बनने जाए, ऐसा करके, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है आपका, है ना, मत पूछिए। अभी जैसे हम लोग का पुरुषोत्तम साहू नाम का एक लड़का है,
वो आपका 680 स्कोर किया है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे और राय सर से पढ़ा था, और बायोलॉजी वो अपेक्स जाता था, तो 680 स्कोर किया है। तो मतलब स्कोर करना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आपका नंबर ऑफ मतलब आपको क्वेश्चंस कॉमन दिखे जाएंगे, आइडियाज दिखे जाएंगे कॉमन। मैटर करेगा तो स्पीड मैटर करेगा कि आप कितना क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा बना सकते हो, बायोलॉजी में कितना खींच सकते हो, फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। तो ये चीजें तो इसलिए निश्चिंत रहो। तो ये हमारे मॉड्यूल में हालांकि थोड़ा क्वेश्चन का चीजें बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है ना, तो मैं इसलिए बार बार बायो वाले को सतर्क भी कर दे रहा हूँ। तो इसमें थ्योरीज और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ठीक रहेगा, है ना। तो एग्जाम्पल 13 है ना, 14 15 ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ। तो इसके बाद ये टॉपिक हम लोग अभी जो देख रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, जो अभी मैंने समझाया कि कि फेनोमेनन रिफ्रैक्शन के कारण जो क्रिएट होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो अभी हमने क्रिटिकल एंगल का रिलेशन देखा है ना, वही रिलेशन यहाँ पर भी है। और इसमें इसका मैथमेटिकल रिलेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, और कुछ नहीं। इसके आगे फिर उसके बाद जो तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल्स है ना, ये चीजें मैं यहाँ पर तुम्हारा, ये जो तुम्हारा एक तो मिराज फॉर्मेशन है और रेनबो फॉर्मेशन, इन सब चीजों को दिखाना चाह रहा था, ठीक है। देख लो थोड़ा सा प्रिज्म का भी, हम जो रिफ्रैक्शन इफेक्ट है ना, या ये बोलो डिस्पर्सन इफेक्ट, है ना। तो डिस्पर्सन इफेक्ट जो है हम वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। डिस्पर्सन के लिए तुम्हारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये सब जो कैलकुलेट होता है, वो सारी चीजें जो है थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल प्रिज्म का सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं। देख, चलो देखो इसमें क्या आइडिया है। देखो ये सारे थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना। फेनोमेनन बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ईआईआर शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं। देखो अगर सबसे पहला, अगर कोई ग्लास का सरफेस ऐसा दिया जाता है ना, ये ग्लास का सरफेस पहला, अगर इस तरह से कोई ग्लास का या कोई मतलब ग्लास का दे रखा है ना, और जैसे अभी मैंने लेंस के लिए समझाया था, देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है। तो देखो या ऑब्जेक्ट से लाइट रेस कहाँ से आ रहा था, ये आप देख पा रहे हो, है ना। यहाँ से फर्स्ट सरफेस ये था, है ना। फर्स्ट सरफेस में क्या हो गया, वो तुम्हारा रिफ्रैक्ट कर गया, है ना। और रिफ्रैक्ट किया एज पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा था, तो थोड़ा सा टॉर्च नॉर्मल बेंड हो गया, फिगर में दिख रहा है। नॉर्मल जो बना यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, है ना। तो नॉर्मल इस जगह पे कुछ, इस जगह पे ऐसा ये नॉर्मल बनेगा। तो ये नॉर्मल था, और नॉर्मल के अलोंग ये क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना। तो टॉर्च नॉर्मल ये बेंड हो गया तुम्हारा। लेकिन जैसे टॉर्च नॉर्मल बेंड हो जाता है ना, तो दूसरे सरफेस में जो इसका एंगल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरे सरफेस में इंटरेक्शन एंगल उसका बढ़ जाता है, या ये बोलो दूसरे सरफेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिखा रहा था, वो बढ़ जा रहा है ना। तो जितना ही तुम्हारा यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसको जितने तुम ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलीज इसके लाइट रेस को कंसिडर करोगे, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला जो जो रे ले रखा है, अगर सपोज कर लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है इस पोजीशन पे, है ना, इस पोजीशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है सेकंड सरफेस पे, वो और बढ़ जाएगा। तो चांसेस ऐसा है क्या कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, है ना। बिल्कुल है ना। तो यही सिचुएशन में थोड़ी देर पहले जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, वो इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज ऑफ, है ना, रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस अगर आपका बढ़ जाता है, और बढ़ करके आपको मान लीजिए सेकंड सरफेस पे जब वो टकराता है लाइट, और उस वक्त अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इफ इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो आपका दूसरे मीडियम में, मतलब उसको जाना चाहिए था इस मीडियम में, है ना। ऊपर की तरफ उसको जाना चाहिए था, उसको जाना चाहिए था इस रीजन में, है ना। मतलब ग्लास स्लैब को पार करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकलता, और वो क्या करता है तुम्हारा, रिफ्रैक्ट कर जाता है, सॉरी रिफ्लेक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्ट करके वो फिर नीचे अगर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को देख रहा है। अब देख लो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसके नीचे यहाँ पर कहीं पे रखा हुआ है ना। और ये सारे इफेक्ट एक्चुअली तुम्हारा जो है, तुम लोग अभी फिजिकल क्लासेस अगर चालू होता है तो मैं तुम लोगों को ये प्रैक्टिकली दिखा पाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे ऑफिस में सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये सब है, तो ये लोग हम उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी उसको देख लेंगे। तो ये इफेक्ट जो है तुम्हारा इसमें ऐसा यहाँ पे बोल रहे सरफेस ऑफ वाटर कंटेनर बेकर अबव आई लेवल अपीयर सिल्वरी, है ना। तो ये चीज आप लोग अभी भी देख सकते हो, है ना। पानी का कोई ग्लास ले लो, और ग्लास में अगर पानी भर दो और उसको नीचे से देखो, है ना, तो उसमें जो सिल्वरी इफेक्ट जो दिखता है, या ये बोल दो अगर आपके घर पे कोई ग्लास है, तो कांच में भी अगर आप देखो ना ध्यान से, कांच में भी देख लो, आपको क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इफेक्ट दोनों दिखता है ना। तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट किस लिए दिख रहा है, तो हो ना हो कहीं ना किसी एंगल पे आपका जो है ना, या ये देख लो किसी ग्लास स्लैब पे आप देखना कभी, है ना। ये ग्लास स्लैब या आपके घर का विंडो अगर पेन वाला विंडो, नॉर्मल अच्छा वाला विंडो है, तो उसमें आप देखना तुम्हारा जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना,
तो किसी एक एंगल पे देखोगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखती है, और किसी एक एंगल पे देखोगे तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो सब इफेक्ट क्या है, तो वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि वहां पर क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टाइप का इफेक्ट कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा होगा, है ना। तो ऐसा हल्का फुल्का एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, पहला एग्जाम्पल तो वही था, सरफेस ऑफ वाटर, है ना, जो आप अगर बीकर में रखते हो और उसको अगर नीचे से अगर देखते हो तो आपका जो सरफेस ऊपर की तरफ सिल्वरी जो दिख रहा है वो और कुछ नहीं है, वो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, उसके बाद डायमंड, डायमंड स्पार्कल करता है, आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो डायमंड में स्पार्कलिंग का जो खूबी है वो किस लिए है, तो देखो उसका रेट यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, अगर ये कोई डायमंड है, लेकिन देखो जब डायमंड तुम्हारा जमीन से खोद के लाते हैं ना, तो उसमें वो स्पार्कलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है ना। वो कब मिलता है, जब उसको आफ्टर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में क्या करते हैं, पॉलिशिंग में हम उसको सिर्फ सरफेस देते हैं और कुछ नहीं। तो जो कारीगर रहता है ना, वो कारीगर क्या करता है, वो डायमंड एक ग्लास का टुकड़ा जैसे ही है और कुछ नहीं है। जब वो जमीन से खोद के लाते हो, तो जमीन से खोद के लाया तो एक ग्लास का टुकड़ा जैसा है तुम्हारा, है ना। बट अब उसको क्या करोगे, है ना, उसको सरफेस दोगे अब, लेकिन क्या है कि डायमंड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहता है ना। तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा एंगल इस तरह जैसे देख लो, इस सरफेस में देख लो, है ना, कटिंग करता चला गया। तो यहाँ पे एक कट ऐसा कर दिया, है ना, ये कट इधर हो गया, नीचे कट कर दिया, ऐसा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में लाइट अगर कहीं से अगर एंट्री करता है तुम्हारा, है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, तुम्हारा सरफेस ग्लास मतलब जो डायमंड है उसके अंदर ही तुम्हारा रह जाता है, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो थोड़ा सा एक स्पार्कलिंग इफेक्ट आता है। देखो होता क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली 100% कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। थोड़ा ना थोड़ा जो लाइट है वो तुम्हारा जो है वो निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ वो लाइट निकल ही जाता है, वो तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर लाइट जो है तुम्हारा वही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहेगा। कुछ एंगल, कुछ लाइट रेस ऐसे ऐसे एंगल पे भी टकराएंगे जो क्रिटिकल एंगल से क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो ऐसे केस में देख लो, अगर मान लो सिर्फ इस फिगर में अगर देखोगे तो एक लाइट रेस जो यहाँ से आ रहा था, सिर्फ एक लाइट रेस, है ना, ये देख लो सिर्फ सिंगल लाइट रेस है, यहाँ से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो सिंगल लाइट रेस है, लेकिन वो किस किस सरफेस को तुम्हारा, है ना, मतलब कितने सरफेसेस को टकरा करके उसको तुम्हारा क्या क्या इल्यूमिनेट किया। पहला तो इस सरफेस को इल्यूमिनेट किया, है ना, नीचे वाले सरफेस को इल्यूमिनेट किया, साइड वाले सरफेस को इल्यूमिनेट करेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा और थोड़ा सा क्या होगा, निकल भी जाएगा, रिफ्रैक्ट भी होगा, है ना। तो जो लाइट रेस तुम्हारे क्रिटिकल एंगल से लेस एंगल पे तुम्हारे टकरा रहे थे वो निकल भी जाएंगे, लेकिन जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे टकरा रहे थे वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्ट होता है और हर सरफेस जो है वो अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाता है, तभी वो डायमंड का स्पार्कलिंग इफेक्ट दिखता है ना। ये दूसरा पॉइंट। तो ये भी क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कंसेप्ट है। फिर उसके बाद मिराज फॉर्मेशन में, है ना, देखो मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है, गर्मी के मौसम में, है ना, हम गर्मी के मौसम में जैसा बोलते हैं ना आज का टेम्परेचर 40 डिग्री है, और 40 डिग्री कौन सा होता है, तो 40 डिग्री होता है आपका एयर का टेम्परेचर, है ना। एयर टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उस वक्त जमीन को छू के देखोगे तो जमीन का टेम्परेचर और हाई रहता है। जमीन जो रहता है हमारा, है ना, अभी गर्मी के मौसम में आप टच करके देखोगे थर्मोमीटर लगा करके, तो उसका टेम्परेचर और हाई रहता है, 42 प्लस ऐसा रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, एयर टेम्परेचर क्या है, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसमें होता क्या देखो, जब एयर, है ना, जो जमीन से कांटेक्ट में है उसका चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना, मतलब जो ग्राउंड के क्लोजर है एयर, उसका टेम्परेचर चूंकि ज्यादा है बिकॉज वो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। और डेंसिटी लेस होने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, लो हो जाता है, ठीक है। तो देखो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने का मतलब या लो होने का मतलब, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हो कि भाई हमारा कोई मीडियम अगर ज्यादा डेंसर है, जैसे ग्लास, ग्लास ज्यादा डेंसर है वाटर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। वाटर देख लो, वाटर का एयर से, एयर के कंपेरिजन में अगर देखोगे थोड़ा डेंस है, तो इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या है, थोड़ा ज्यादा है ना, लेकिन ग्लास से फिर क्या है, कम है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट जितना डेंस होता है ना, ऑप्टिकल ऑप्टिकली जितना डेंस होता है तुम्हारा, उतना ही तुम्हारा उसकी क्या है कि तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी बढ़ता जाता है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट अगर डेंस होता है तो उसमें तुम्हारा जो लाइट रेस है उसको, है ना, ट्रेवल करने के लिए उसका जो ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगने का मतलब एक्चुअली स्पीड कम हो जाता है ना। ये बोलो, ये मैंने आप लोग को कंसेप्ट समझाया था पहले भी कि इफेक्टिव स्पीड कम हो जाता है, ये कंसेप्ट होता है। तो इफेक्टिव स्पीड कम हो जाता है, तो इफेक्टिव स्पीड अगर कम हो गया तो क्रिटिकल सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जितना स्पीड कम होगा, है ना, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जितना ही आपका स्पीड आपका मीडियम में ज्यादा रहेगा, मान लो आपका एयर देख लो, है ना, अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.1 के आसपास ऐसा है। क्यों? क्योंकि एयर के केस में लाइट रेस को एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वहां पे वो ऑलमोस्ट उसके नेचुरल जो स्पीड है, वैक्यूम में जो स्पीड है उसके आसपास ही रहता है। तो इसलिए वो रेशियो जब हम लेते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो वो रेशियो क्लोज टू क्या रहता है, आपका 0.9 के आसपास रहता है ना। तो इसलिए आपका 0.9 या, है ना, सॉरी
मतलब 0.9 नहीं, मतलब 1.1 या 1.01 ऐसा रहता है ना। जबकि आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है, जिसमें अगर आपका जैसे ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसीडरेशन अगर हम करें, तो ग्लास स्लैब में तुम्हारा जो लाइट का स्पीड अगर ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो वहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वैक्यूम अपॉन मीडियम, है ना, ये रहता है। तो आप इसको नॉर्मली ऐसा समझ सकते हो कि जितना डेंसर ऑब्जेक्ट है ना, ऑप्टिकली जितना डेंसर ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, उतने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा जो एयर है ना, फिगर में देखो, जो एयर हमारा ग्राउंड के क्लोज है, तो जो एयर ग्राउंड के क्लोज है, उसका बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, है ना, वो क्या होगा तुम्हारा, लेस डेंस होगा, है ना। तो वो लेस डेंस हुआ, और चूंकि लेस डेंस है ना, क्योंकि थिनर एयर है, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, उसके ऊपर वाला मीडियम है ना, नेक्स्ट ये वाला मीडियम, इस मीडियम में फिर क्या होगा, मतलब तो एयर ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पे क्या रहेगा, ग्राउंड से कम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ जाएगा, और डेंसिटी ऑफ एयर अगर यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चले जाओ, है ना, तो यहाँ पर एक तरह से आप बोल दो कोल्ड एयर ही है ना, ये ठंडा एयर है तुम्हारा या डेंसर एयर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और ज्यादा होगा। तब सोचो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, है ना। तो देखो एक लेयर में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, जहाँ पे I1 एंगल दिखा रहा है ना, ये एक कंसिडर कर लो। देखो यहाँ पर इस पोजीशन को कंसिडर करो, जहाँ पे I1 एंगल दिखा रहा है। अब देखो तुम्हारा एक ट्री है तुम्हारा, है ना, दूर पे कहीं पे एक ट्री है, उस ट्री का, है ना, जो इमेज या उस ट्री से जो लाइट रेस आ रहा था, है ना, इस इंटरफेस पे जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा है I1, है ना, और वो I1 जो है अगर क्रिटिकल एंगल से लेस है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्रिटिकल एंगल से लेस है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा है, वो सिचुएशन हो गया। तो डेंसर से रेयर की तरफ आया तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुआ, है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गया, यानी कि तुम्हारा जो लाइट रेस है, जिस डायरेक्शन में आ रहा था, तुम फिगर देख पा रहे हो, है ना, उससे थोड़ा सा डेविएट हुआ, लेकिन तुम्हारा नॉर्मल से अवे गया, है ना। फिर उसके बाद फिर नीचे वाले लेयर को देखो, जहाँ पर I2 लिखा हुआ है ना, उस पोर्शन को कंसीडर करो, है ना, और मेरा हाईलाइट वाला एरिया को आप इंटरफेस की तरह से कंसीडर करो। तो I2 वाले पोजीशन पे अगर देखोगे, है ना, ये I2 वाले पोजीशन को देखो, I2 वाले पोजीशन पे फिर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो कुछ है, और यहाँ पर फिर से तुम्हारा नीचे का जो मीडियम है वो और लेस डेंस है ना, या ये बोलो तुम्हारा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। यानी कि एक तरह से तुम देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जैसे जैसे लाइट रेस तुम्हारा नीचे की तरफ, है ना, नीचे मीडियम की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, टुवर्ड्स हॉटर एयर, है ना, ग्राउंड के पास जो हॉट एयर है, उसके करीब बढ़ता जा रहा है। तो हर लेयर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता जाएगा, तो कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा ज्यादा, है ना। तो वही सिचुएशन एक्चुअली ये जो लास्ट सरफेस है उसमें कंसिडर किया गया है। इस लास्ट सरफेस में देखो, है ना, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, उस लास्ट सरफेस में अगर तुम देखोगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को I3 कंसिडर किया गया, बट दिस टाइम I3 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना। तो I3 अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो अब वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारा आदमी जो राइट हैंड साइड में जो है, उसकी तरफ वो लाइट रेज बेंड हो गई, है ना। तो अब आदमी को क्या लगेगा, आदमी को लगेगा कि लाइट ट्री से आ रहा है, नहीं, उसको लगेगा कि लाइट कहाँ से, नीचे जमीन की तरफ से आ रहा है। तो ट्री अगर हवा में अगर हिल डुल रहा है तुम्हारा, तो उसको लगेगा कि नीचे इस जगह पे, है ना, नीचे यहाँ पे जो जमीन है, ऐसा इस जगह पे जो जमीन है, वहां पे एक्चुअली पानी है। तो क्योंकि पानी में तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट का इमेज जब दिखता है हमको, तो वो क्या कैसा दिखता है, इल्टा डुलता दिखता है तुम्हारा। तो वहां पे वो एक्चुअली वहां पे अगर देखा जाए, जो सरफेस है तुम्हारा, जहाँ पे I3 एंगल बन रहा है, वो सरफेस एक्चुअली एक रिजिड सरफेस है, एक तुम्हारा टफ सरफेस है। जबकि वहाँ उस पोजीशन पे जो इमेज बन रहा है ट्री का, वो कैसा बन रहा है, एज इफ कि वहाँ पे पानी है तुम्हारा। तो इसलिए हम लोग को डेजर्ट्स में या हॉट रीजन में ये इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, और हमको ऐसा लगता है कि अरे भाई वहाँ पानी है। और ये तुम लोग अपना हाईवे में भी, अपना जो नेशनल हाईवे 6 है अपना, यहाँ पर भिलाई रायपुर वाला जो रोड है, वहां पर तुम अगर देखोगे, तो ये इफेक्ट तुमको अक्सर देखने को मिलता है ना। तो यही इफेक्ट जो है तुम्हारा मिराज इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर वाला आइडिया मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को एक्सप्लेन किया ही था, कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी अगर देखोगे, तो देखो इसमें वही चीज है कि ऑप्टिकल फाइबर का ये जो अंदर का जो मीडियम रहता है ना, वो डेंसर मीडियम रहता है, और उसके ऊपर जो कोटिंग किया गया है ना, देखो इसमें क्लेडिंग लिखा गया है ना। क्लेडिंग मतलब और कुछ नहीं, उसके ऊपर एक कोट किया जाता है। तो क्लेडिंग जो है वो क्या होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रहता है। तो आपका क्या होगा,
तो लो रिफ्रैक्टिव जितना ज़्यादा रहेगा, रिफ्रैक्टिव जितना कम रहेगा, उतना ही क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम रहेगा, है ना? जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि 30 डिग्री पे भी क्रिटिकल एंगल बन सकता है ना? तो उसके लिए डिपेंड करेगा म्यू1 और म्यू2 का रेशियो के ऊपर, है ना? उसी रेशियो को मेंटेन करके यहाँ पर जितना हो सके क्रिटिकल एंगल को लो किया जाता है, ताकि इसमें मेरा टारगेट क्या था? लाइट जो है दूसरे मीडियम में ना जाए, वो क्या है? अंदर ही अंदर पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर ही रिफ्लेक्ट होते हुए चले जाए। तो देखो मेरा कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रहता है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, उसका जो इमेज है ना? ट्यूब के दूसरे एंड पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो लाइट यहाँ से निकल कर के इस तरह से रिफ्लेक्ट होते, है ना? आप देख पा रहे होंगे, है ना? लाइट रिफ्लेक्ट होते दूसरे एंड पे निकल जा रहा है। और ये चीज़ आप लोगों ने देखो जो जासूस वाला मूवीज़ रहते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं तुम्हारा एक या एंडोस्कोपी का भी तो नाम सुने आप लोग, है ना? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो आप लोग हो, एंडोस्कोपी में क्या करते हैं या सभी लोग आप लोग जानते होंगे, आजकल तुम्हारा जैसे किडनी में स्टोन हो गया या तुम्हारा गॉल ब्लैडर स्टोन ऐसा कुछ हो गया, तो आजकल पुराने जैसे पूरा चीर-फाड़ नहीं करते। पेट को चीर करके या हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरा हार्ट को चीर कर मतलब हार्ट वाला एरिया को चीर करके हार्ट का ऑपरेशन इस तरह से नहीं करते हैं, है ना? नॉर्मल आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपरेशन कैसे करते हैं, एक छोटा-सा छेद बना देते हैं और उस छेद के अंदर तुम्हारा क्या डाल देते हैं, एक तुम्हारा ट्यूब डाल देते हैं, है ना? और उस ट्यूब में एक्चुअली क्या रहता है, तुम्हारा एक लेंस रहता है सामने और तुम्हारा क्या है, बाकी का जो ट्यूब है, वो एक ऑप्टिकल फाइबर रहता है। तो इससे होता क्या है, तुम्हारा अंदर क्या हो रहा है ना? पूरा चीर-फाड़ करके देखने के बजाय, उस ट्यूब से ही हम क्या है, तुम्हारा जो है, देख पा लेते हैं आराम से। दूसरे एंड पे आई रहेगा, तो इमेज आराम से देख रहते हो, है ना? तो उसी आइडिया को एक्चुअली आप लोग बोलते हैं एंडोस्कोपी, है ना? एंडोस्कोपी में वही चीज़ किया जाता है और साथ ही साथ उसमें कुछ औजार-वौजार भी लगा रहता है, कटिंग-वटिंग का। तो अगर स्टोन-वोस्टोन रहता है, तो वो उसको काट-कूट करके उसको निकाल देता है ना? तो एंडोस्कोपी वाला जो कांसेप्ट है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर का ही रहता है और वो यही चीज़ है तुम्हारा, जो अभी हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, है ना? और प्रिज़्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चलो हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तुम लोग का कुछ-कुछ ब दोस्तों का थोड़ा मुझसे पहले ही बोल दिए थे कि छुट्टी चाहिए था। मैं बोला कि थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा ही बेसिक पढ़ाऊँगा। तो आज चलो इतना बेसिक तुम लोग को आज करा दे रहा हूँ।